डॉक्टर पप्पूराम कोहली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसोट। प्रिय छात्रों, आज हम लोग सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक, न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार के संबंध में अध्ययन करेंगे। न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ। अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है न्यायालय द्वारा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच करना। दिमाग के अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून और कार्यपालिका या प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित अपने सामने आए मुकदमों में न्यायालय द्वारा उस जांच को कहते हैं जिसके अंतर्गत वे निर्धारित करते हैं कि वे कानून या कार्य संविधान द्वारा प्रतिबंधित हैं या नहीं, अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं या नहीं। कार्विन के शब्दों में, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ न्यायालयों की उस शक्ति से है जो उन्हें अपने न्याय क्षेत्र के अंतर्गत लागू होने वाले व्यवस्थापिका के कानूनों की वैधानिकता का निर्णय देने के संबंध में तथा कानूनों को लागू करने के संबंध में प्राप्त है, जिन्हें वे अवैध और इसलिए व्यर्थ समझें। न्यायिक पुनर्वलोकन की इस शक्ति के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के संरक्षक की स्थिति प्राप्त कर ली है। इस बात को दृष्टि में रखते हुए जस्टिस ह्यूज ने कहा था कि अमेरिका जनता संविधान के अधीन अवश्य रहती है, परंतु संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। इसी प्रकार जस्टिस फ्रैंक कर्टर ने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान है। सर्वोच्च न्यायालय को उसकी इस शक्ति के आधार पर कांग्रेस का तृतीय सदन कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार के संबंध में कुछ विशेष बातें हैं। नंबर 1, सर्वोच्च न्यायालय अपनी ही पहल पर किसी कानून की वैधानिकता या अवैधानिकता पर विचार नहीं कर सकता। इसके द्वारा यह कार्य तभी किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति या समुदाय किसी विवाद या अपील के अंतर्गत किसी कानून की संवैधानिकता को चुनौती दे। नंबर 2, न्यायिक पुनर्वलोकन के अधिकार का प्रयोग केवल सर्वोच्च न्यायालय ही नहीं करता, वरन निम्न संघीय न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों भी इस अधिकार का प्रयोग करते हैं। इतना अवश्य है कि उनके निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है और इस संबंध में अंतिम निर्णायक सर्वोच्च न्यायालय ही है। न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का संवैधानिक आधार। न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का आधार वैधानिक है। संविधान के अंतर्गत इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन संविधान के 2 प्रावधानों अनुच्छेद 6 व अनुच्छेद 3 के उपधारा 2 में यह शक्ति निहित है। संविधान के अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि यह संविधान तथा अमेरिका के सब कानून तथा उसके अनुसार बताई गई संधियां अमेरिका का सर्वोच्च कानून होगा। न्यायाधीश इससे बंधे हुए होंगे। किसी राज्य के संविधान तथा कानून में यदि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के विरुद्ध कोई बात होगी तो वह वैध नहीं मानी जाएगी। इसी प्रकार अनुच्छेद 3 की उपधारा 2 में कहा गया है कि कानून व औचित्य के अनुसार न्यायपालिका की शक्ति के क्षेत्र में वे सब मामले आएंगे जो इस संविधान, संयुक्त राज्य के कानूनों व उनके अंतर्गत की गई अथवा की जाने वाली संधियों के अंतर्गत उत्पन्न हों। इन दोनों अनुच्छेदों की व्याख्या करते हुए न्यायिक पुनरावलोकन की धारणा के समर्थकों का कहना है कि संविधान की सर्वोच्चता बनी रही और किसी और से उसका उल्लंघन न हो। यह देखना सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है और सर्वोच्च न्यायालय यह कार्य तभी संपन्न कर सकता है जबकि उसे संविधान की व्याख्या करने और संघीय या राज्य व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित ऐसे कानूनों को
अवैध घोषित करने का अधिकार प्राप्त हो जो उसके विचार में संविधान के प्रतिकूल हैं। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के प्रसिद्ध सदस्य हैमिल्टन ने यही दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए फेडरलिस्ट नामक पत्रिका में लिखा था, कानूनों की व्याख्या करना न्यायालयों का उचित व विशिष्ट कार्य क्षेत्र है। संविधान आधारभूत कानून होता है और न्यायालयों को उसे आधारभूत कानून ही नहीं मानना चाहिए। इसलिए यह उनका कार्य होना चाहिए कि वे उसका तथा व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून का अर्थ निश्चित करें। यदि दोनों में कोई ऐसा अंतर हो जिसमें सामने बैठाया जा सके तो निश्चित ही उसे ग्रहण किया जाना चाहिए, जिसकी मान्यता तथा वैधता श्रेष्ठ हो। दूसरे शब्दों में, कानून की तुलना में संविधान को तथा जनता के प्रतिनिधियों की इच्छा की तुलना में जनता की मान्यता अधिक होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग। सन 1803 में मारवरी बनाम मेडिसन के विवाद में न्यायमूर्ति मार्शल द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और तब से अब तक इस सिद्धांत का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस द्वारा निर्मित 18 कानूनों को अवैध घोषित कर चुका है। विवाद इस प्रकार था, मार्च 1801 को राष्ट्रपति एडम्स ने मारवरी को कोलंबिया जिले का न्यायाधिकारी नियुक्त किया, लेकिन उपयुक्त आदेश मारवरी को भेजे जाने के पूर्व ही राष्ट्रपति एडम्स का कार्यकाल समाप्त हो गया और नवीन राष्ट्रपति जेफरसन व उसके न्याय मित्र मेडिसन ने मारवरी को आदेश भेजने से मना कर दिया। मारवरी ने 1789 के न्यायपालिका अधिनियम की व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध परमादेश जारी करने की प्रार्थना की। 1789 के न्यायपालिका अधिनियम में व्यवस्था की गई थी कि प्रशासनिक अधिकारियों को परामर्श दिए जाने हेतु सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना की जा सकती है और सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा आदेश जारी करने का अधिकार होगा। इस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय की ओर से न्यायाधीश मार्शल ने यह निर्णय दिया कि 1789 के न्यायपालिका अधिनियम के अंतर्गत मारवरी नियुक्ति संबंधी आज्ञापत्र प्राप्त करने का अधिकारी है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संबंधित अधिकारियों को परमादेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 1789 के जिस न्यायपालिका अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को परमादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है, वह स्वयं संविधान की 3री धारा के विरुद्ध है, क्योंकि इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक न्याय क्षेत्र से अधिक कर दिया गया है, जो संविधान की उक्त धारा में दिया गया है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने 1789 के न्यायपालिका अधिनियम की एक व्यवस्था की वैधता घोषित करते हुए उसे लागू करने से इनकार कर दिया। न्यायाधीश मार्शल ने उक्त निर्णय को निम्न रूपों में व्यक्त किया गया है। नंबर 1, संविधान एक लेख पत्र है जो शासन की शक्तियों को निश्चित और मर्यादित करता है। नंबर 2, संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और इसलिए कांग्रेस द्वारा पारित अन्य कानूनों की तुलना में श्रेष्ठ है। नंबर 3, संविधान के विपरीत बनाए गए कानून असंवैधानिक हैं और न्यायालय अवैध घोषित करते हुए उन्हें मानने से इनकार कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना। न्यायाधीश मार्शल द्वारा अपने निर्णय में न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को प्रतिपादित किए जाने पर इसकी आलोचना की जाती रही है। निम्नलिखित आधारों पर न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना की जाती है। नंबर 1, न्यायिक पुनरावलोकन का कोई संवैधानिक आधार नहीं। आलोचकों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के इस अधिकार का कोई संवैधानिक आधार नहीं है। संविधान में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय
कानून की संवैधानिकता की परीक्षा कर उन्हें रद्द कर सकता है। नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय राजनीति से प्रेरित। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश निर्णय देते हुए उन्हें अपनी राजनीतिक विचारधारा से रंग देते हैं। इस संबंध में कहा जाता है कि केवल काला लवादा ओढ़ लेने से कोई भी व्यक्ति राजनीति से मुक्त नहीं हो जाता। न्यायाधीश लोग जीवित प्राणी होते हैं, वे सामाजिक और राजनीतिक जीवन से प्रभावित होते हैं। जब कभी कांग्रेस का कोई ऐसा अधिनियम उनके सामने आता है जो उनकी विचारधारा के विरुद्ध होता है, तो वे संवैधानिकता की आड़ में उसे रद्द कर देते हैं। न्यायाधीशों के निर्णय आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा पर आधारित होते हैं। 1923 में कांग्रेस द्वारा कोलंबिया जिले के लिए पारित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर अवैध घोषित कर दिया गया कि यह संविधान के 5वें संशोधन द्वारा प्रदत्त संविधान की स्वतंत्रता के प्रतिकूल है। लेकिन 1957 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ही पुराने निर्णय को रद्द करते हुए संविधान की स्वतंत्रता को दूसरे ही रूप में ग्रहण किया। मुख्य न्यायाधीश मार्शल और मुख्य न्यायाधीश टोनी की विचारधारा में वैसा ही अंतर देखा जा सकता है जैसा हैमिल्टन और जेफरसन की विचारधाराओं में था। नंबर 3, प्रगतिशीलता में बाधक। सर्वोच्च न्यायालय ने इस शक्ति के प्रयोग में प्रतिक्रियावादिता और रूढ़िवादिता का ही परिचय दिया है। सर्वोच्च न्यायालय आयकर व्यवस्था, न्यूनतम वेतन, उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के काम करने के घंटे निश्चित करने व दास प्रथा को समाप्त करने से संबंधित प्रगतिशील विधेयकों को रद्द कर प्रगतिशीलता में बाधक बना है। राष्ट्रपति रूजवेल्ट की नवनिर्माण आर्थिक नीति व उनके प्रशासन काल में पारित राष्ट्रीय पुनरुत्थान एक्ट तथा कृषि आयोजक एक्ट रद्द करके तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी प्रतिक्रियावादिता पर मोहर लगा दी है। प्रोफेसर लास्की ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों ने सदा ही संपत्तिशाली वर्ग के हितों की रक्षा की है और वह लॉर्ड सभा की भांति ही संपत्तिशाली वर्ग का गढ़ रहा है। नंबर 4, सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस का तृतीय सदन। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के आधार पर कांग्रेस के तीसरे सदन की स्थिति प्राप्त कर ली है, जो नितांत गलत है। प्रजातंत्र में कानून निर्माण की शक्ति जनप्रतिनिधियों को ही प्राप्त होनी चाहिए। अमेरिका जनता इस कार्य के लिए सदस्यों को चुनती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियमों को अवैध घोषित कर एक उच्च विधानमंडल की स्थिति प्राप्त कर लेता है। सर्वोच्च न्यायालय का संगठन लोकतांत्रिक नहीं है और न्यायाधीशों को कार्यपालिका ही नामजद करती है। इन न्यायाधीशों को जनप्रतिनिधियों से उच्च स्थिति प्रदान करना निश्चित रूप से अलोकतांत्रिक है। लास्की और ब्रोगन ने इसी आधार पर सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा है। नंबर 5, विधानमंडलों में उत्तरदायित्व का ह्रास। प्रोफेसर ब्रोगन द्वारा इस आधार पर न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना की गई है कि इसके परिणाम स्वरूप विधानमंडलों के उत्तरदायित्व की भावना कम होती है तथा उनके काम में लापरवाही व असावधानी बढ़ जाती है। कांग्रेस सदस्य यह सोचकर निश्चित हो जाते हैं कि यदि उनके द्वारा निर्मित कानूनों में कोई कमी रह गई हो तो सर्वोच्च न्यायालय उसे दूर कर लेगा। नंबर 6, निर्णयों की त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया। सर्वोच्च न्यायालय की बहुमत निर्णय की जो प्रक्रिया है उसकी आलोचना की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकांश निर्णय 4 के विरुद्ध 5 न्यायाधीशों के बहुमत से किए जाते हैं। 4 न्यायाधीश तो कानून की संवैधानिकता में विश्वास व्यक्त करते हैं, लेकिन 5 न्यायाधीश उसे असंवैधानिकता करार दे देते हैं। इस प्रकार एक न्यायाधीश
संपूर्ण कांग्रेस और राष्ट्रपति के निर्णय पर निषेधाधिकार का प्रयोग करता है और यह स्थिति सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की बुद्धिमत्ता के प्रति शंका उत्पन्न कर देती है। नंबर 7, सामाजिक व आर्थिक जीवन में अस्थिरता। सर्वोच्च न्यायालय की यह शक्ति सामाजिक और आर्थिक जीवन में बड़ी अस्थिरता उत्पन्न करने का भी कारण होती है। कई बार ऐसा होता है कि एक कानून काफ़ी समय तक प्रयोग में आता रहता है और लोग उसके अनुसार अपना कार्य करते रहते हैं, लेकिन एक दिन सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर देता है और वर्षों से उसके आधार पर किया गया समस्त कार्य असंवैधानिक हो जाता है। यह स्थिति नागरिकों में कानूनी ढांचे के प्रति शंका उत्पन्न कर देती है। इससे राजनीतिक जीवन के उद्देश्य भी निश्चित नहीं हो पाते।